हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे आपको पता है कि हम आईटीआई थ्योरी के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, तो बच्चों आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है बैटरी। कौन सा टॉपिक चल रहा है? बैटरी। तो बैटरी से रिलेटेड हम कुछ आज क्वेश्चन भी करवाएंगे और आपको जहां पर ग्रुपिंग करवाई थी कल मैंने, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, मिश्रित संयोजन, उससे आगे आज हम क्या करेंगे, बैटरी की दक्षता के बारे में पढ़ेंगे और चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ज्यादा समय हम ना लेते हुए हम चलते हैं क्लास में। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बैटरी से संबंधित, तो बैटरी की दक्षता के बारे में आपसे बात करता हूं कि बैटरी की दक्षता किसको बोलते हैं बच्चों? एफिशिएंसी को, जो इसके काम करने की क्षमता होती है। ठीक है ना? तो किसी सेल, मतलब पहले एम्पियर घंटा दक्षता की बात कर रहा हूं मैं। एक होती है एम्पियर घंटा दक्षता, एक होती है वाट घंटा दक्षता। मतलब बैटरी की दक्षता हम दो प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, एम्पियर घंटा दक्षता और वाट घंटा दक्षता। बच्चों एम्पियर घंटे के अंदर ही हम उसकी आउटपुट निकालते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर पहले मैं एम्पियर घंटा दक्षता की बात कर रहा हूं। किसी सेल या बैटरी के एम्पियर घंटा डिस्चार्जिंग तथा एम्पियर घंटा चार्जिंग के अनुपात को एम्पियर घंटा दक्षता कहते हैं। प्रतिशत एम्पियर घंटा दक्षता कैसे निकालते हैं? देखिए, तो यहां पर प्रतिशत में बोला गया है। ऊपर मैंने क्या लिखा? डिस्चार्जिंग एम्पियर आवर्स, और नीचे मैंने लिखा चार्जिंग एम्पियर आवर्स। तो बच्चों यही तो बोला है, डिस्चार्जिंग तथा चार्जिंग मतलब एम्पियर घंटे होंगे, उनके अनुपात को हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता बोलेंगे। तो डिस्चार्जिंग एम्पियर आवर्स डिवाइड चार्जिंग एम्पियर आवर्स, और इनटू में 100 किसके लिए? परसेंटेज के लिए। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला बन गया। आईडी यहां पर क्या है? डिस्चार्जिंग करंट, इनटू एचडी क्या है? डिस्चार्जिंग आवर्स। नीचे आईसी क्या है? चार्जिंग आवर्स। एचसी क्या है? चार्जिंग आवर्स। आईसी क्या है? चार्जिंग एम्पियर, इनटू 100। तो बच्चों हम इस तरीके से इसका एम्पियर घंटा दक्षता निकाल सकते हैं। अब ये टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है? ये देखिए, अभी मैंने आपको बोला था कि आईसी क्या है? चार्जिंग विद्युत धारा है, जो एम्पियर में होती है। वीसी चार्जिंग वोल्टेज हो जाएगी, और एचसी क्या हो जाएगा? चार्जिंग घंटे, और आईडी क्या हो जाएगा? डिस्चार्जिंग विद्युत धारा। डी का मतलब होता है डिस्चार्जिंग, और सी का मतलब होता है चार्जिंग, और आई क्या होती है? विद्युत धारा, और वी क्या होती है? वोल्टेज। तो बच्चों यहां पर अब दूसरी जो है वाट घंटा दक्षता, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। वाट घंटा डिस्चार्जिंग तथा वाट घंटा चार्जिंग के अनुपात को क्या बोलते हैं? वाट घंटा दक्षता। तो प्रतिशत में अगर वाट घंटा दक्षता निकालूंगा तो बच्चों वही चीज हो जाएगी, डिस्चार्जिंग वाट आवर्स और नीचे चार्जिंग वाट आवर्स, इनटू में 100। बच्चों वाट क्या होती है? शक्ति होती है ना, और शक्ति बराबर होता क्या है? वोल्टेज इंटू धारा, वोल्टेज इंटू धारा। तो V इंटू आई, तो मैं यहां पर वाट को V इंटू आई भी लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा बच्चों? यहां पर अगर मैं वाट घंटा दक्षता निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? तो ऊपर क्या होता है? डिस्चार्जिंग वाट आवर्स, मतलब डिस्चार्जिंग मतलब D, तो मैं क्या कहूंगा? VD इंटू ID। ये तो हो गया मेरा वाट, और आवर्स क्या हो जाएगा? HD। और डिवाइड में बच्चों मैं क्या करूंगा? चार्जिंग वाला, तो यहां पर क्या लिखूंगा? VC इंटू IC इंटू HC, और परसेंटेज के लिए बच्चों मैं क्या कर दूंगा? इंटू में 100 कर दूंगा। तो ये भी मेरा फॉर्मूला बन जाता है, जो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू धारा। तो वोल्टेज इंटू धारा ही तो मैंने किया है। तो बच्चों यहां पर यही चीज लिखी है जो मैंने आपको लिख के दिखाई है, VD इंटू ID इंटू HD। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्चार्जिंग वाट आवर्स, और नीचे क्या है? VC इंटू IC इंटू HC, मतलब चार्जिंग आवर्स, इंटू 100 किसके लिए? परसेंटेज के लिए। तो वाट घंटा दक्षता बराबर क्या होता है? एम्पियर घंटा दक्षता इंटू VD बाई VC। बच्चों ये क्यों लिखा मैंने? देखिए, एम्पियर घंटा के अंदर आपका I और H तो आ गया, और बची क्या? वोल्टेज। वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है? पावर, शक्ति, वाट हो गया, और ये आवर हो गया, वापिस बन गया ना। तो सिर्फ VD और VC चाहिए मुझे। एम्पियर घंटा दक्षता से मैं क्या बना सकता हूं? वाट घंटा दक्षता भी बना सकता हूं। ठीक है ना?
और यहां से आप बाकी जो बचे हैं वो भी देख सकते हो। VD डिस्चार्जिंग वोल्ट है जो वोल्ट में होती है, HD होता है वो डिस्चार्जिंग घंटे होते हैं, और लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता का मान 90 से 95% तक और वाट घंटा क्षमता का मान 80 से 85% तक होता है। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप नोट कर लीजिए कि लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता का मान होता है 90 से 95% और वाट घंटा क्षमता का मान कितना होता है 80 से 85%। तो बच्चों ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब हमने फॉर्मूले को नोट कर लिया, अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी लेड एसिड बैटरी को 2 वोल्ट पर 6 घंटे तक 30 एम्पियर विद्युत धारा दर पर डिस्चार्ज किया जाता है। बैटरी को सामान्य अवस्था में लाने के लिए 40 एम्पियर विद्युत धारा और 2.5 वोल्ट पर 5 घंटे तक आवेशित किया जाता है। तो ज्ञात करें एम्पियर घंटा दक्षता, वाट घंटा दक्षता। अभी मैंने आपको पूरा बताया है, तो पहले इसके अलग अलग फैक्टर लिखिए और मेरे को आंसर बताइए कितना आ रहा है। तो यहां पर पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसके फैक्टर लिख रहा हूं जो मेरे पास दिए हुए हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए ये डिस्चार्ज वाले हैं सारे, तो वोल्ट है, तो मैं कह दूं VD का मान मेरा कितना है, तो VD का मान है 2 वोल्ट, ठीक है। और मेरे पास बच्चों यहां पर HD है, जो HD बच्चों क्या होता है, ये जो आपके हैं डिस्चार्जिंग आवर्स कितने हैं 6 घंटे, कितने हैं 6 घंटे। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास एक चीज और बच गई, क्या 30 एम्पियर, मतलब ये क्या होगा ID 30 एम्पियर। बच्चों कुछ भी नहीं किया, जो दिया हुआ है वो लिखा है। VD मतलब डिस्चार्जिंग वोल्ट 2 वोल्ट है, डिस्चार्जिंग आवर्स 6 घंटे हैं और आपके डिस्चार्जिंग धारा जो है वो 30 एम्पियर है। अब एक लाइन नीचे वाली सामान्य अवस्था में लाने के लिए मतलब चार्जिंग वाली चीजें हैं, तो चार्जिंग वाले की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास VC कितना है, तो VC आप कहोगे 2.5 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट है। और HC कितना है चार्जिंग आवर्स, तो चार्जिंग आवर्स आपके कितने हैं बच्चों, यहां पर आप देखोगे 5 घंटे हैं। और यहां पर IC चार्जिंग धारा कितनी है, तो 40 एम्पियर की है। अब मेरे पास जो फैक्टर थे मैंने सब लिख दिए। अब निकालना क्या है, एम्पियर घंटा दक्षता। तो पहले मैं निकाल रहा हूं एम्पियर घंटा दक्षता, एम्पियर घंटा दक्षता। तो एम्पियर घंटा दक्षता बच्चों परसेंटेज में निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो परसेंटेज में निकालने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, ऊपर आएंगे डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटे, तो सिर्फ उसके अंदर VD नहीं आएगा, वोल्टेज नहीं आएगी, एम्पियर घंटे नाम से पता चल रहा है। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों ID इंटू HD, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों IC इंटू HC। ये मल्टीपल का चिन्ह है, मल्टीपल लगा दो, फिर आप कहोगे सर ये क्या लगा दिया, इनटू में 100 परसेंटेज के लिए। तो बच्चों इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो कितना आएगा, देखिए ID कितना है, ID आपके पास 30 है और HD कितने हैं, HD आपके पास 6 है, डिवाइड IC कितना है, IC आपके पास 40 है और HC कितना है 5 है, और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों 100, किसके लिए, परसेंटेज के लिए। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आता है देखते हैं, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 20 पंजा 100, ठीक है ना। और यहां से कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 ढाई 20। तो बच्चों नीचे से सब कट गया, ऊपर क्या आ गया, 3 तिया 9, 9 इंटू 10 90%। तो बच्चों यहां से अगर मैं कहूं एम्पियर आवर परसेंटेज जो है वो आ गई है 90, मतलब 90% पहली आ गई आंसर। एम्पियर घंटा दक्षता आपका कितना आ गया 90%। अब मुझे क्या निकालना है, वाट घंटा दक्षता। तो वाट घंटा दक्षता मैं कैसे निकालूंगा, देखिए इधर वाट घंटा दक्षता। तो वाट घंटा दक्षता परसेंटेज के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैंने अभी बताया था आपको क्या कि VD ID और HD तीनों आ जाएंगे अब, और यहां पर VC
IC और HC इंटू में 100। मतलब पहले जो था ID HD तो था ही, VD और VC से गुना करनी है, मैंने बताया था आपको। तो यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, देखते हैं। VD कितना है, VD आपका 2 है। ID कितना है, तो ID आपका कितना है बच्चों 30, और HD कितना है 6, और डिवाइड में VC कितना है 2.5, और आपका IC कितना है, IC 40 है, और HC कितना है, HC आपका 5 है, और इनटू में 100। तो ये आपका बच्चों क्या आ जाएगा, वाट घंटा दक्षता आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए 1 0 से 1 0 कटी, बिल्कुल कटी, और यहां से ऊपर 0 कर दो, 5 चौका 20, 5 इंटू 5 25। तो बच्चों यहां से क्या बच गया, देखिए 4 से 4 आपका कट गया, और 5 20, और 5 चौका 20। तो नीचे से सारे कट गए, ऊपर क्या आ गया 6 3 18, 18 चौके 72। तो बच्चों आपका 72% क्या आ गई, वाट घंटा दक्षता, वाट घंटा दक्षता। और इसको अगर आप पूरा लिखना है तो लिख दीजिए आप, वाट घंटा दक्षता आ गया। तो मेरे दोनों फैक्टर निकल गए। तो पहले का आंसर कितना आया 90%, और दूसरे का कितना आया 72%। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको निकाल सकते हैं। आप वाट घंटा दक्षता भी निकाल सकते हो, एम्पियर घंटा दक्षता भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो इसको आप पढ़िए, बैटरी चार्जिंग के प्रकार अभी हम पढ़ेंगे, पहले आप नोट कीजिए इसको। तो बच्चों यहां पर बैटरी चार्जिंग के प्रकार है। तो बैटरी चार्जिंग के प्रकार देखिए किस तरीके से होते हैं बच्चों। बैटरी चार्जिंग के प्रकार, टाइप ऑफ बैटरी चार्जिंग। द्वितीयक सेलों अथवा बैटरी को निर्माण के बाद ही चार्ज करने की आवश्यकता होती है। जो आपके सेकेंडरी सेल होते हैं और बैटरी होते हैं, उनका निर्माण करने के बाद उसको किसकी आवश्यकता होती है, चार्ज करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बैटरी का आवेश घट जाने अथवा समाप्त हो जाने पर उसे दोबारा से आवेशित करना पड़ता है। ये तो आपको भी पता है, जैसे बच्चों अपने मोबाइल की बैटरी होती है, तो जब वो डिस्चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है, लास्ट में 5-10% रह जाती है, तो हम उसे दोबारा से चार्ज लगाते हैं चार्जर से, और वो चार्ज हो जाती है। तो वही बैटरी है। बैटरी बच्चों कोई भी हो, छोटी बड़ी है तो बैटरी ना, ठीक है ना। इस कार्य के लिए डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। यदि डीसी स्रोत उपलब्ध न हो तो एसी को डीसी में परिवर्तित करके भी बैटरी चार्ज की जाती है। एसी को डीसी में चेंज कैसे करेंगे बच्चों, वो मैं आपको बताऊंगा। रेक्टिफायर आएंगे, कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज के लिए ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, वो सारे आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि बैटरी को चार्ज करते समय उसका धन संयोजक मतलब पॉजिटिव टर्मिनल स्रोत के धन सिरे से, और जो ऋण संयोजक है नेगेटिव टर्मिनल है, वो स्रोत के ऋण सिरे से संयोजित किया जाता है। तो बैटरी चार्जिंग की प्रचलित विधियां आपको दिखाई जाएगी। अब कौन सी होती है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो स्थिर धारा चार्जिंग विधि मतलब कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, जो पहली विधि होती है। तो इस विधि में बच्चों चार्जिंग धारा का मान है वो नियत रखा जाता है। नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट करंट चार्जिंग मतलब स्थिर धारा चार्जिंग विधि। तो बच्चों इस विधि में चार्जिंग धारा का मान क्या रखा जाता है, नियत मतलब कांस्टेंट, इसलिए यह स्थिर धारा चार्जिंग विधि कहलाती है। इसमें एक या अधिक बैटरीज को श्रेणी क्रम में संयोजित करके एक लैंप बोर्ड के श्रेणी क्रम में 110 या 220 वोल्ट डीसी संयोजित किया जाता है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। मतलब क्या, एक या अधिक बैटरी को हम किस में करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, और एक लैंप बोर्ड के किस में लगा देंगे, श्रेणी क्रम में, जहां पर आपकी 110 वोल्ट या 220 वोल्ट क्या होगा, डीसी होगा। तो यहां पर ये डीसी 110 और 220 वोल्ट, ये बच्चों फ्यूज है, ये एम्पियर मतलब एमीटर 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। तो बच्चों यहां पर आपका एक लैंप बोर्ड लगा दिया है। इस तरीके से ये आपका चार्जिंग मेथड बनाया जाता है, जैसे वो बैटरी जो है वो चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। और किस में लगाई जाती है बच्चों, ये श्रेणी में लगाई जाती है। ये आपका लैंप सर्किट बोर्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें प्रारंभिक चार्जिंग धारा को बैटरीज की एम्पियर आवर क्षमता के 10वें भाग के बराबर रखा जाता है। अगर वो 10 है तो कितना रखा जाता है, 1। अगर 20 है तो कितना रखा जाता है, 2। जब बैटरी आधे से अधिक आवेशित हो जाती है तो लैंप बोर्ड के द्वारा चार्जिंग धारा का मान घटा दिया जाता है।
किसके द्वारा? लैंप बोर्ड के द्वारा। बैटरी का विद्युत वाहक बल स्रोत विद्युत वाहक बल की अपेक्षा काफी कम होने के कारण इस विधि में विद्युतीय शक्ति वोल्टेज ड्रॉप करने में अनावश्यक रूप से खर्च होती है। इस विधि का उपयोग कहां करते हैं? अनेक बैटरीज को जब एक साथ चार्ज करने के लिए किया जाता है। यह बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब अनेक बैटरीज को एक साथ चार्ज किया जाता है तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलोगे स्थिर धारा चार्जिंग मेथड, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड। ठीक है बच्चों, और इसमें एम्पियर आवर क्षमता के कितने भाग पर रखा जाता है? 10वें भाग पर। और जब बैटरी को आधे से अधिक आवेशित हो जाती है तो किसके द्वारा चार्जिंग धारा का मान घटा दिया जाता है? किसके द्वारा? लैंप बोर्ड के माध्यम से। तो बच्चों इस तरीके से स्थिर धारा चार्जिंग मेथड था कांस्टेंट करंट मेथड। अब ये पढ़िए आप स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड क्या होता है देखिए। तो स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड क्या होता है देखिए। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड मतलब कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। इस विधि में चार्जिंग वोल्टेज का मान पूर्ण चार्जिंग काल में नियत रहता है। मतलब जितने तक चार्जिंग रहेगा, चार्जिंग टाइम है, उसके अंदर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसलिए यह विधि स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि कहलाता है। बच्चों उसके अंदर क्या था? आपका चार्जिंग करंट का मान स्थिर था तो चार्जिंग क्या हो गई? स्थिर चार्जिंग विधि होगी। इसके अंदर वोल्टेज का मान स्थिर है तो क्या हो गया? स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड हो गया। चार्जिंग वोल्टेज मतलब विद्युत वाहक बल का मान बैटरी वोल्टेज से कुछ वोल्ट अधिक रखा जाता है। तो इसकी जो बैटरी वोल्टेज है उससे कुछ अधिक रखते हैं किसको? चार्जिंग वोल्टेज को। उदाहरण के लिए अगर 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना है तो विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? 15 वोल्ट, मतलब थोड़ा सा अधिक रखा जाता है। तो यहां पर देखिए आप, ये आपने डीसी स्रोत लगाया, ये आपके फ्यूज है, ये आपका एमीटर है, ये बैटरी लगाई हुई है और ये क्या लगा दिया? रियोस्टेट। तो इस तरीके का सर्किट बना होता है जिसमें आप क्या करते हो? बैटरी को चार्ज करते हो। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड इसको बच्चों बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, बैटरी चार्जिंग के लिए प्राय डायनेमो प्रयोग किया जाता है, जैसे मोटर कार, बस आदि। इनके अंदर जो बैटरी चार्जिंग करते हैं उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? डायनेमो। इसमें प्रारंभिक चार्जिंग धारा का मान अधिक रहता है। जैसे जैसे बैटरी आवेश ग्रहण करती है चार्जिंग धारा का मान क्या रहता है? घटता रहता है। इस विधि द्वारा एक से अधिक बैटरीज को एक साथ आवेशित करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अगर मुझे एक से ज्यादा बैटरी को आवेशित करना है तो मैं उससे किस में लगा दूंगा? पैरेलल में लगा दूंगा, समांतर क्रम में। ठीक है ना। और ट्रिकल चार्जिंग विधि क्या होती है? ट्रिकल चार्जिंग विधि क्या होती है बच्चों? जैसे सल्फेशन दोष होता है किसके अंदर? लेड एसिड बैटरी को पुण्य कार्य अवस्था में लाने के लिए अति निम्न विद्युत धारा दर पर उसको 2 से 3% तक चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। बच्चों किसी बैटरी को लंबे समय तक चार्ज करने के लिए कम विद्युत धारा पर जो आवेशित करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं। इस विधि में किसी बैटरी को चार्ज करने में 1 सप्ताह या इससे भी अधिक समय लग सकता है। तो बच्चों लंबे समय तक कोई भी चीज हम चार्ज करते हैं बैटरी को और कम विद्युत धारा दर पर, तो उसे हम किसका नाम दे देते हैं? ट्रिकल चार्जिंग। और ट्रिकल चार्जिंग विधि में अपने क्या करते हैं? सामान्य चार्जिंग धारा का 2 से 3% सिर्फ, इसलिए समय ज्यादा लगता है, सप्ताह से भी ज्यादा लग जाता है। ठीक है ना। तो जब कोई भी बैटरी को हम लंबे समय तक काम ना ले और पड़ी रहे तो जब उसका अपेक्षित घनत्व जो इसका है वो नीचे चला जाता है, तो उसको सामान्य अवस्था तक लाने के लिए बच्चों कौन सी विधि लगाते हैं? ट्रिकल चार्जिंग विधि। एक होता है रेक्टिफायर विधि। वो क्या होती है? जब एसी स्रोत उपलब्ध हो तो बैटरी चार्जर द्वारा बैटरी चार्ज की जाती है, ये तो पता ही है। यह उपकरण 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी को 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट डीसी में परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों रेक्टिफायर का काम ही क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना।
क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है, इसमें 3 एम्पियर, 6 एम्पियर, 12 एम्पियर चार्जिंग दर पर विद्युत धारा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध रहती है। बच्चों 230 वोल्ट को 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट डीसी में परिवर्तित कौन करता है? रेक्टिफायर। और पहले हम क्या लगाते हैं? ट्रांसफॉर्मर। तो ये बच्चों ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एसी सप्लाई दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ने क्या कर दिया? वोल्टेज का लेवल डिक्रीज कर दिया। उसके बाद में ये क्या लगे हैं बच्चों? डायोड। डायोड ही तो रेक्टिफायर होता है। डायोड का जब समूहन करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये क्या था? एसी सप्लाई थी, और एसी को डीसी में किसने चेंज कर दिया? रेक्टिफायर ने। तो एसी को डीसी में चेंज करता है रेक्टिफायर। तो इसी तरीके से हमारी क्या बन गई? बैटरी। जो हमारा क्या 230 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? 6, 12, 24, इस प्रकार से जो हमें चाहिए। तो बच्चों रेक्टिफायर विधि से भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं। ठीक है ना। अब हमारा जो चार्जर होता है वो 230 वोल्ट एसी पर काम कैसे करता है बच्चों? उसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। मतलब क्या है कि वो वोल्टेज को उतने लेवल की वोल्टेज दे देता है। जितने भी अपने ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है तो वो 230 पर लगाते हैं ना, तो उसके अंदर रेक्टिफायर लगा होता है चार्जर के अंदर, जो क्या करता है? पहले तो ट्रांसफॉर्मर है जो 230 वोल्ट को स्टेप डाउन करके देगा, जितना उसको चाहिए 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, तो वो कौन करेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और फिर डीसी में कौन चेंज करेगा? रेक्टिफायर। बैटरी चार्जर में निम्न भाग होते हैं, कौन कौन से? ट्रांसफॉर्मर। यह 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी को 6 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट एसी में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर, यह मेटल रेक्टिफायर या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर डायोड होता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है बच्चों? एसी को डीसी में बदलना। और ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? हाई वोल्टेज होती है उसको लो वोल्टेज में बनाना, मतलब स्टेप डाउन, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बनाना, मतलब क्या होता है बच्चों? स्टेप अप। तो ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, और रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। वोल्टता रेगुलेटर क्या होता है? रेगुलर ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक बाइंडिंग में 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट के टैपिंग निकले हुए होते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य उन्हें आवश्यकता अनुसार रेक्टिफायर से जोड़ना है। बच्चों आपने प्राइमरी से सेकेंडरी में स्टेप डाउन कर दिया तो वोल्टेज आ गई 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, उसकी टैपिंग निकली हुई होती है। तो वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या होता है? आवश्यकता अनुसार उसको रेक्टिफायर में जोड़ दिया जाता है और बैटरी चार्जिंग पे लगा दी जाती है। धारा रेगुलेटर, जैसे बच्चों वोल्टेज रेगुलेटर होता है वैसे धारा रेगुलेटर भी होता है। तो यह रेक्टिफायर परिपथ की विद्युत धारा को 3, 6, 12 एम्पियर पर सेट करता है और यह कार्य रेक्टिफायर की संख्या को बढ़ाकर संपन्न किया जाता है। बच्चों वोल्टता रेगुलेटर के अंदर क्या था? सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज थी 6, 12, 24, उसके टैपिंग निकले हुए थे। इसी तरीके से धारा रेगुलेटर में कितने आएंगे? 3, 6, 12 एम्पियर उसको सेट करता है और यह कार्य किसको किया जाता है बच्चों? रेक्टिफायर की संख्या को बढ़ाकर, मतलब तभी यह संपन्न होता है क्या? धारा रेगुलेटर। वोल्ट मीटर क्या होता है बच्चों? यह डीसी आउटपुट वोल्टेज मापता है। तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज को मापना। समझ रहे हो ना बात को? और एक आदर्श जो एमीटर होता है ना उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। एमीटर यह डीसी आउटपुट धारा नापता है। तो बच्चों एमीटर है तो धारा को मापेगा और वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज को मापेगा। ठीक है ना। उक्त के अतिरिक्त चार्जर में एसी फ्यूज, ऑन ऑफ स्विच, डीसी आउटपुट संयोजक, मेन लोड, परिपथ, डीसी संयोजक, लीड्स आदि होते हैं। तो बच्चों ये तो सारे इक्विपमेंट हैं जो चाहिएंगे। टर्मिनल्स चाहिए, एसी फ्यूज चाहिए, स्विच चाहिए, लोड चाहिए, डीसी संयोजक, लीड्स, ये सारे चाहिए। तभी तो हम क्या करेंगे? एसी को डीसी में चेंज करेंगे या फिर हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में चेंज करेंगे। वो कौन करेगा? ट्रांसफॉर्मर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना। वोल्टता रेगुलेटर का काम क्या होता है? जो ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में हमने स्टेप डाउन की है वोल्टेज, उनकी जो टैपिंग निकली हुई है उनको एक आवश्यकता अनुसार रेक्टिफायर से जोड़ने का होता है। और धारा रेगुलेटर क्या होता है? जो आपकी विद्युत धारा है 3, 6, 12 एम्पियर उसको सेट करेगा। और ये काम कैसे होगा? रेक्टिफायर की संख्या को बढ़ाकर ये संपन्न करते हैं। और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है बच्चों? ये डीसी आउटपुट वोल्टेज को मापेगा। और वोल्ट मीटर, अगर मैं एक बात करूं, आदर्श वोल्ट मीटर जो है,
आदर्श वोल्ट मीटर है उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है। और अगर मैं यहीं पर बात करता हूं एक आदर्श एमीटर का, आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। समझ रहे हो ना बात को? आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये बताया आपको, और ये बैटरी से संबंधित आपको चार्जिंग विधियां और बैटरी का आपकी दक्षता, एम्पियर घंटा दक्षता, वाट घंटा दक्षता, इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो बच्चों हम नेक्स्ट में बैटरी की चार्जिंग अवस्था निकालेंगे और बैटरी के अनुरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और उसकी प्रश्नोत्तरी। ठीक है ना? तो बच्चों इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को बोलिए कि dlife.fun पर टाइप करके यूट्यूब पर आप इसकी ITI थ्योरी की वीडियो यूट्यूब पर डेमो के तौर पर देख सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों इसको डाउनलोड करो। D-Life ऐप को कहां से? गूगल से भी कर सकते हैं। और अगर वेबसाइट विजिट करना चाहते हो तो बच्चों www.dlife.fun पर जाकर वेबसाइट पर भी सारी आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। तो ओके बच्चों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। ओके, थैंक यू, बाय बाय।